नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज के एजेंडा में। आज की दिन की कौन सी ये बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। जी हां, सिर्फ सही सटीक खबर, ना अफवाह ना आकलन। अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन की रखेंगे आधारशिला। आजादी के 75 साल के मौके पर साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी इमारत। आधुनिकता से लैस नया भवन आत्मनिर्भर भारत का होगा प्रतीक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन। नड्डा रामकृष्ण आश्रम जाने के साथ ही मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। कल नड्डा ने राज्य की ममता सरकार पर जमकर बोला था हमला। अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा का दौरा माना जा रहा है काफी अहम। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए कोकराझार और चिरांग जिलों में दूसरे और अंतिम चरण के लिए 19 सीटों पर मतदान जारी। 10 लाख से अधिक मतदाता 111 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। शनिवार को आएंगे नतीजे। आंदोलनरत किसानों में एमएसपी पर लिखित आश्वासन के भरोसे के बावजूद सरकार के प्रस्ताव पर नहीं बनी सहमति। किसानों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग से पीछे हटने से किया इंकार। कहा अगर नया मसौदा सामने आता है तो करेंगे विचार। और बात सबसे पहले एजेंडे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होने के साथ ही आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। इसके निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। कैसा होगा देश का नया संसद भवन, देखते हैं झलक। आत्मनिर्भर होता भारत अब अपनी नई संसद बनाने जा रहा है। नए सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। नए संसद भवन में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, जबकि नई इमारत में सेंट्रल हॉल बनाने का प्लान नहीं है। नए भवन की ऊंचाई संसद के मौजूदा भवन के बराबर ही होगी। इसमें एक बेसमेंट सहित 3 फ्लोर होंगे। नई इमारत पुरानी इमारत से करीब 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी होगी। इसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफर के साथ साथ विविध सांस्कृतिक और धरोहरों की झलक भी दिखेगी। संसद का नया भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का भवन होगा। इसके निर्माण में अगले 100 साल से भी अधिक की जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें प्रभावी और समावेशी आपातकालीन निकासी प्रावधान भी होंगे। इमारत उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी, जिसमें भूकंपीय क्षेत्र 5 की आवश्यकताओं का पालन करना भी शामिल है। साथ ही रखरखाव और संचालन के लिहाज से इसकी आसान डिजाइन बनाई गई है। अलग अलग प्रदेश की अपनी अपनी वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की विशेष रूप से वहाँ की अपनी द्वारा अपने शिल्पकारों के द्वारा बनाई हुई कई हस्तशिल्प की वस्तुएं भी यहाँ पर लगेगी। उनकी कलाकृतियों को भी यहाँ दर्शाएंगे। तो एक तरीके से भारत का विविधता का सपना लेकर ये हमारा नया संसद भवन बनेगा। नए संसद भवन की खासियत पर एक नजर डालें तो लोकसभा मौजूदा आकार का 3 गुना होगी। राज्यसभा पर्याप्त रूप से बड़ी होगी। नए भवन के अंदरूनी हिस्से में भारतीय संस्कृति और हमारे क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का एक समृद्ध मिश्रण होगा। डिजाइन योजना में एक शानदार केंद्रीय संवैधानिक गैलरी के लिए स्थान है, जो जनता के लिए सुलभ होगा। बिल्डिंग निर्माण में कुशल हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। नए सेंट्रल विस्टा प्लान में केंद्रीय सचिवालय के लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच 10 अत्याधुनिक इमारतें भी बनेगी। इन्हीं इमारतों में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय भी होंगे।
ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आज प्रधानमंत्री रखेंगे नई पार्लियामेंट की आधारशिला। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं इस वक्त। शैलेंद्र, सबसे पहला सवाल कि बिल्कुल बदलने वाली है तस्वीर हमारे संसद भवन की, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज? बिल्कुल, हम जानते हैं कि आज 12:30 बजे के बाद से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वीडियो संदेश भी सुनाया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का भी संबोधन होगा। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये वर्तमान संसद भवन है और इसके ठीक बगल में गांधी प्रतिमा के पीछे जो नया संसद भवन है वो बनेगा और इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 12:30 बजे के बाद ये पूरा कार्यक्रम 2 घंटे से ज़्यादा समय का यह पूरा कार्यक्रम होगा। एक तरह से देखें तो भारत की 130 करोड़ जनता के गौरव का यह प्रतीक होगा और एक ऐतिहासिक क्षण आज दोपहर बाद इसके साक्षी हम सब बनेंगे और देश में जनता इस भारत के महान लोकतंत्र की आकांक्षाओं का एक प्रतीक जो ये नया मंदिर बनने वाला है, निश्चित तौर पर बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल हम सभी के लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। भारत की परंपरा और विरासत की झलक इस संसद भवन में होगी। साथ ही साथ आधुनिक भारत की जो जरूरतें हैं और आकांक्षाओं जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। 2022 तक इसका निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती होगा और किस तरह से मुमकिन हो पाएगा ये संगम? जी देखिए, ये प्रारूप, ये प्रस्ताव रखा गया है कि दरअसल जब 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे होंगे अपनी आज़ादी का, तब जो संसद के सत्र की कार्रवाई हो वो इस नए संसद भवन में हो, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। उस लिहाज से 2022 अक्टूबर तक इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी और ये एक प्रस्ताव रखा गया। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि तमाम अन्य सुविधाओं का भी पास में विकास किया जाएगा। जो बगल में श्रम शक्ति भवन है वहाँ पर सांसदों के लिए जो कार्यालय है वो बनाया जाएगा। 40 वर्ग मीटर का कार्यालय होगा जिससे सांसदों को सहूलियत हो, जब संसद का सत्र चल रहा हो उस दौरान उनको संसदीय कामकाज से जुड़े जो काम करने होते हैं या फिर जनता से जुड़े जो तमाम काम होते हैं वो बगल में ही उनका कार्यालय होगा, जिससे उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। तो दरअसल पूरी तरह से अगर आप देखें तो ये नया जो संसद भवन बनेगा इसमें जो भावी ज़रूरतें हैं उन सब का ध्यान रखा गया है। एक तरफ पूरी तरह से अत्याधुनिक बिल्डिंग होगी, दूसरी तरफ हरित एक तरह से बिल्डिंग होगी जिसमें पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है वो बहुत अत्याधुनिक हो और साथ ही साथ जो इंटरनेट की सुविधा हो तो निश्चित तौर पर होगी ही। तो एक तरह से भविष्य की ज़रूरतें क्या हो सकती हैं उसका पूरा ध्यान रखते हुए इस का डिज़ाइन बनाया गया है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि बहुत ज़्यादा रख रखाव की उतनी ज़रूरत न हो, कम से कम रख रखाव में ये बिल्डिंग अगले 100 वर्षों तक से भी अधिक वर्षों तक काम आए, उसके लिए पूरे इस डिज़ाइन को तैयार किया गया। और ख़ास बात ये कि पूरी तरह से भारतीय शिल्पकार, भारतीय दस्तकार के जो कला है, जो उनकी जो प्रतिभा है उसका एक तरह से दर्शन इस भवन में दिखाई देगा और जो विविधता में एकता जो भारत की एक खासियत रही है और भारत में जो विविधता के एकता के जो दर्शन होते हैं जगह जगह पर जब जाते हैं भारत में, उसकी भी एक झलक इस संसद भवन के नए बिल्डिंग में दिखाई देगी। तो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी होगा। आज का दिन हम जानते हैं कि जब भारत का एक मजबूत और परिपक्व होता है लोकतंत्र, उसके लिए एक गौरव का क्षण होगा और ख़ासतौर पर 130 करोड़ जनता के लिए कि जो नया संसद भवन है उसकी आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो आधुनिकता से लेस होगा ये नया भवन, तो वही आत्मनिर्भर भारत का भी प्रतीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे जब आज प्रधानमंत्री संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज का एजेंडा जारी है। अब जुड़े रहिए हमारे साथ। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान,
2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अक्षय, समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ। ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन है। नड्डा आज दिन में रामकृष्ण आश्रम जाएंगे। इसके बाद उनका मछुआरा समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। अपने दौरे के पहले दिन बुधवार को नड्डा ने कोलकाता में भाजपा के चुनावी कार्यालय समेत 9 कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन किया था। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में राज्य की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आज का हमारा दूसरा एजेंडा JP नड्डा का बंगाल दौरा। हमारे साथ जुड़ गए राजेश राज। राजेश, और नहीं अन्याय कैंपेन के साथ JP नड्डा उतरे हैं, बंगाल के सियासी पारे को और बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ रहा कल का हाईलाइट और आज का क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, आज रामकृष्ण मिशन आश्रम जाने के अलावा जो JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके 2 दिनों के दौरे की अगर हम बात करें तो आज रामकृष्ण मिशन आश्रम जाने के अलावा वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी डायमंड हार्बर में संबोधित करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आज जो है दोपहर बाद वो संबोधित करने वाले हैं। और उसके पहले जो है वो मछुआरा समुदाय के लोगों से, हम जानते हैं कि गंगा और समुद्र के किनारे जो हैं बंगाल में जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं वो बड़ी तादाद में रहते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मछुआरा समुदाय के लोगों से मिलेंगे, उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके साथ जो है वो अब तक जो है बंगाल की सरकार ने न्याय नहीं किया है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी योजना अब तक नहीं आई है, उसको वो समझेंगे। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। अगर कल की बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई कार्यालयों का उद्घाटन किया और ममता सरकार पर हमला बोला और उन्होंने इंटॉलरेंस का सवाल उठाया। कहा कि ममता सरकार जो है वो असहिष्णु हो गई है और इसके बहाने उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 4% से 40% तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ने वहां तय किया है। मात्र 2 सांसद कभी बंगाल में हुआ करते थे। हम अगर आपको याद दिलाएं तो कभी एक ही सांसद हुआ करते थे, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से जसवंत सिंह
जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं वो चुनकर आते थे। बाद में SS अहलुवालिया जो नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे वो वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे। फिर बाबुल सुप्रियो जो है वो आसनसोल से चुनकर आए। तो 2 लोकसभा क्षेत्रों पर बीजेपी का कब्जा था। आज 18 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2019 में जो गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने ये टारगेट दिया था कि बीजेपी जो है वह बड़े पैमाने पर सीट जीतेगी और उसमें कामयाबी भी हाथ लगी। अब जेपी नड्डा की ये कोशिश है कि 200 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में कैसे सरकार बनाई जाए, उसको लेकर ग्रास रूट। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक हिंसा के खिलाफ अब आज उसके खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आ गया, किस तरह से देखते हैं कि उनका ये दौरा बूथ संगठन के तौर पर कार्यकर्ताओं के बीच एक नए जोश भरने का काम कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जेपी नड्डा का जो कारवा है वो पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ दिलीप घोष सांसद भी हैं, उन्होंने काफी मशक्कत की है, काफी प्रयास किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी हैं उन्होंने भी काफी ग्रास रूट पर जाकर काम किया है और जातीय जो वहां पर राजनीतिक जो हिंसा होते रहे हैं उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को उन्होंने जिम्मेदार भी ठहराया है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पुरुलिया से लेकर अगर हम बात करें तो बंगाल, कोलकाता और उधर सुंदरबन का जो इलाका है वहां तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं को संरक्षण दिया जाए, उनके साथ हिंसा होती है उससे उनको बचाया जाए और ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाए। और इससे बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई दिख रही है और वोटों का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जया बढ़ा है वो कहीं ना कहीं यह संकेत बिल्कुल 4 से 40% का इजाफा यहाँ पर वोट प्रतिशत में देखने को मिला और यही बात जेपी नड्डा ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी के आधार और बूथ स्तर के संगठनों को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे जेपी नड्डा के आज के कार्यक्रम की। और आज के अगले एजेंडा के बारे में बात करें तो आपको लिए चलते हैं असम। जी हाँ, असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान चल रहा है। कोकराझार और चिरांग जिलों में 19 सीटों पर सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। इस चरण में 10 लाख से अधिक मतदाता 111 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। असम भूटान सीमा पर अधिक सतर्कता बरती जा रही है। वोटिंग के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और पहले चरण में 7 दिसंबर को वोट डाले गए थे जिसमें 77% मतदान हुआ था। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, भाजपा, कांग्रेस, UPPL, AIUDF समेत कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वोटों की गिनती शनिवार को होगी। 40 सदस्यीय बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का चुनाव बीती 4 अप्रैल को प्रस्तावित था जिसे कोरोना के चलते टाल दिया गया था। इस साल की शुरुआत में बोडो शांति समझौता होने और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के गठन के बाद इस क्षेत्र में ये पहला चुनाव है। इस वजह से ये चुनाव काफी अहमियत रखता है। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में BTC चुनाव को 2021 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। BTC चुनाव में भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के खिलाफ लड़ रही है। भाजपा ने कुल 40 सीटों में से 26 पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। असम से गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद है कमल बोरा। आइए कमल के पास चलते हैं। कमल, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह से चल रहा है मतदान? जी बिल्कुल, देखिए जया, जिस तरीके से आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, लंबा एक लाइन दिख रहा है। यहाँ पे सुबह 7:30 से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गया था और सुबह से ही इस तरीके का ही लंबा लाइन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, जो ये दर्शाते हैं कितने उत्सुकता के साथ लोग इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। और ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे जो ये पोलिंग परसेंटेज है, जो हम लोग अगर 2015 के जो BTC इलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो उस वक्त 78% पोलिंग हुआ था, लेकिन हम लोगों ने जो इस इलेक्शन 2020 में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन था BTC का, यहाँ पे 77% हुआ है। और इस तरीके का जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देख के लगता है कि शायद ये आंकड़ा जो है, जो कुल मिला के जो आंकड़ा होगा, ये शायद 78% पिछले आंकड़ा को शायद पार कर जाएगा। तो यही दर्शाते हैं कि कितना उत्सुक है इस बार इलेक्शन में। और काफ़ी यहाँ पे नया चीज़ इस बार इलेक्शन में है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हम लोग ये कह सकते थे कुछ बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल था कि कौन जीतेगा, लेकिन इस बार रूलिंग पार्टी जो BPF है, जो
पास से ही यहाँ पे राज कर रहे हैं। शायद इस बार ये बीपीएफ के लिए ये इलेक्शन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार यूपीपीएल जो एक 2015 को ये गठन हुआ था, इस बार बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरा 40 के 40 सीटों में अपना कैंडिडेट को उतारे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, इस बार 26 सीट्स में यहाँ पे बीजेपी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि ये इलेक्शन बीपीएफ के लिए काफ़ी टफ होने वाला है। ये बता पाना मुश्किल है कि बीपीएफ का जो अभी का जो ये 20 सीट्स में जो इन लोगों का बिल्कुल कमल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2021 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, किस तरह के राजनीतिक समीकरण यहाँ पर आपको बनते दिख रहे हैं इस बार इन चुनावों में? जी देखिए, 2016 में जब ये बीजेपी का यहाँ पे असम में सरकार हुआ था, ये पहला सरकार था बीजेपी का, और जिसमें बीपीएफ का काफ़ी हद तक यहाँ पे जो योगदान रहा था। बीपीएफ का 12 जो एमएलए है, एमएलए का सपोर्ट दिया गया था। उसके साथ ही बीजेपी जो ऑलरेडी यहाँ पे मेजर पार्टी के तौर पे उभरा था, बीपीएफ का भी यहाँ पे योगदान था, एजीपी का भी योगदान था। ये अलायंस गवर्नमेंट था। लेकिन इस बार ये बीटीसी इलेक्शन में जो दिखने को मिल रहा है स्टेट में, तो फिलहाल बिल्कुल बीटीसी चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। हम देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें वहां पर दिखती नजर आ रही थी, और अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं ये चुनाव और इनके परिणाम। बिल्कुल शनिवार को नतीजे आएंगे, जिस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। और आइए अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी एजेंडे की, यानी कि किसान आंदोलन की, किसानों की। सरकार ने किसानों को बुधवार को अपनी ओर से 20 पन्नों का समाधान प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में किसानों की सारी चिंताओं और मुद्दों को तार्किक समाधान तक पहुंचाने की कोशिश की गई। केंद्र सरकार ने एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देने की भी तैयार है, लेकिन अभी तक किसान संगठनों के बीच केंद्र के नए प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी है। किसान संगठनों ने आगामी 14 तारीख से विरोध को तेज करने के संकेत दिए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने बातचीत जारी रखने की भी बात कही है और कहा है कि अगर सरकार फिर कोई दूसरा प्रस्ताव भेजती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। इस बीच बुधवार को ही विपक्ष के कई नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। और अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, पॉइंट पर पॉइंट प्रस्ताव पर लिखित समाधान प्रस्ताव यहां पर सरकार की ओर से किसानों को भेजा गया है। सरकार के साथ 6 राउंड की बातचीत और लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद भी यहां पर किसान राजी नहीं नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा स्थिति क्या है? लगातार जो किसान बने हुए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां से निकल कर आ रही है? क्या कोई बैठकें उनके बीच हो रही हैं? क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, किसान जो संगठन है उनकी आज भी एक मीटिंग होगी, दोपहर में मीटिंग होगी, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो तीनों कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कोई समाधान नहीं हो सकता। सरकार इस बात को लगातार कहती रही है, और सरकार ने तो जो 6 दौर की बातचीत हुई थी जया, आप भी जानती हैं कि उसके अंदर एक एक बिंदु को लेकर सरकार ने किसानों के साथ वार्ता की थी, चर्चा की थी। जो भी उनकी आशंकाएं थी, सरकार ने इस बात को कल अपने प्रस्ताव में साफ कर दिया है कि हम एमएसपी खत्म नहीं होगा। जो एपीएमसी एक्ट है भविष्य में और ज्यादा मजबूत होगा, ये हम लिखित में देने को तैयार हैं। जो उनकी दूसरी एक तरीके से आशंकाएं थी कानून को लेकर कि जो प्राइवेट प्लेयर्स या निजी मंडियां जो बाजार में आएंगी, उनका वो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करने के लिए भी प्रावधान कानून में करेगी। सरकार ने इस बात को भी कहा था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो किसानों की मन में एक बात थी कि उन्हें अगर कोई विवाद कॉन्ट्रैक्टकर्ता के साथ होता है तो उनको सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति दी जाए। इस बात को लेकर भी जया सरकार तैयार है। कुल मिलाकर इस बात को हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने दौर की वार्ता हुई है जया, मैं उसमें खुद शामिल था, सरकार ने किसानों के एक एक बिंदु को लेकर सरकार ने कहा है कि हम इन सब बातों पर पुनर्विचार करेंगे कि आपको, किसानों को, किसी को कोई भी समस्या ना हो, उसको लेकर हम बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने को तैयार हैं। बिल्कुल अनुज, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से संवाद की प्रक्रिया जारी है, संवाद करने को लगातार तैयार है सरकार, संशोधन करने को तैयार है, विचार करने को तैयार है, ऐसे में क्या नजर आ रहा है कि किसानों की ये जिद है विरोध करने की, या काफी अभी भी वो भ्रमित नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार चर्चाओं का दौर चला है और उसके बाद फिर से किसानों को इस जिद पे अड़ जाना कि कानूनों को वापस लें, उसके बाद ही हम कोई बातचीत करेंगे, ये कोई
समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जया, हम जानते हैं कि ये जो नए कानून बने हैं ये देश भर के लाखों करोड़ों किसानों के बने हैं। इन कानूनों से छोटे और मझोले किसानों को एक क्रांतिकारी इन कानूनों से काफी बदलाव देखने को मिलेगा। किसानों की उपज बढ़ेगी, उनकी आमदनी दुगनी होगी। ऐसे में सरकार ने कहा है कि आप हरियाणा और जो पंजाब के जो एक वर्ग है, छोटा वर्ग है किसानों को, उनकी समस्याओं को तो हम समाधान करेंगे, लेकिन इन कानूनों के माध्यम से देश के करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं, इसलिए वापस कानूनों को लेने से किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में कुछ किसान संगठन ऐसे भी आए थे जिन्होंने खुद सरकार से कहा था कि आप इन कानूनों को वापस ना लें। तो निश्चित तौर पर इन किसानों को जो धरना दे रहे हैं उन्हें अपने उन भाइयों का ध्यान रखना होगा जिनकी खेती कमी है, जिनकी जो छोटे किसान हैं उनका ध्यान रखना होगा। और जो भी राजनीतिक दल किसानों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इस बात को भी किसानों बिल्कुल उनको समझना होगा कि ये जो कानून है ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के किसानों के लिए है और अपने हित को समझना होगा। जो उनको आज़ादी दी जा रही है इस कानून में उसको समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। क्या कुछ आज तस्वीर बदलती नजर आएगी, क्या कुछ रुख रहेगा किसानों का, सरकार का, इस पूरे मुद्दे पर लगातार हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के एजेंडा में इतना ही। जी हाँ, ये वो खबरें हैं जिन पर दिन भर सुर्खियां बटोरेंगी और दिन भर हमारी नजर रहेगी। आप खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।